हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। और आज हम हमारा 6th पार्ट देखेंगे। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके वो बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन जो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज ऑर्डिनरी ऑफ। तो भाई जो मेंबर्स की टाइम पीरियड है कि वो उनकी टर्म, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, किनका यूपीएससी के जो मेंबर्स है उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो उनका कार्यकाल, उनकी टर्म ऑफ मेंबर्स क्या है, 6 साल की होती है या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज, जो भी पहले होगी। अगर मान लो कोई 60 की ईयर में यूपीएससी का मेंबर बनता है तो वो 65 तक ही वहां पर सर्विंग कर सकता है, सर्विस दे सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ द एज जो भी पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी में मेंबर्स काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ। तो भाई जो ये तो हो गया यूपीएससी की बात। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है कि यूपीएससी एक यूपीएससी जो है सेंट्रल लेवल पे बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हर एक स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। तो भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 315, ये अनुच्छेद या आर्टिकल याद रखना। और एज लिमिट मैंने बता दी यहाँ पर। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एज लिमिट क्या है, 62 ईयर्स। और इसका भी जो है 6 वर्ष या फिर 62 ईयर्स ऑफ द एज, दोनों में से जो भी पहले होगा वो उतने टाइम तक जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स उनका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर डेली क्लास होती है, डेली आपको जो है 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो जो पॉलिटी की भी चल रही है, इसके बाद आपकी जियोग्राफी करवाई जाएगी, फिर हिस्ट्री आएगी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करवा दी जाएंगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, फ्री लेक्चर्स हैं। It is necessary that the number of public service commission of union as well as of the state consist of। तो भाई जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या यूपीएससी है, उसके मेंबर्स के कितने नंबर होने चाहिए। मेंबर्स के बारे में कहीं संविधान में लिखा हुआ है? नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। संविधान में इनके बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये आप लोग जो याद रखेंगे, कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया कि कितने नंबर्स ऑफ वहां पर जो है मेंबर्स होंगे। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड नगर पालिका इज। तो भाई जो पंचायत और नगर पालिका जो लोकल बॉडीज हैं उसमें वुमेन्स के लिए कितनी रिजर्वेशन है। एट प्रेजेंट 50% तक रिजर्वेशन जो है पहुंच गई है। पहले कितनी होती थी, पहले होती थी 1/3 या फिर 33%। तो इसको भी चेंज हो गया, ये 50% हो गया। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो भाई जो चेयरमैन है और उसके जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। जिस भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है उस स्टेट का जो गवर्नर है वो वहां पर उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। तो भाई भारतीय संसद की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट कमेटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो भाई यहाँ पर अलग अलग है सभी के मेंबर्स। तो इसमें क्या पूछा गया हमें, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भाई सबसे जो लार्जेस्ट कमेटी है वो कौन सी है, एस्टीमेट कमेटी। अब लार्जेस्ट है तो इसमें जो है एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो भाई इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। अब ये 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एस्टीमेट कमेटी है उसमें मेंबर्स कहाँ से होते हैं, जो है पार्लियामेंट में राज्यसभा से या लोकसभा से। तो उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, और इसका अध्यक्ष भी जो है वो लोकसभा से होता है। उसके बाद जो कमेटी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो इसका हेड होता है इस कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होता है, वो विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है, विपक्ष का नेता। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी लोकसभा से लिया जाता है।
और इन सभी का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पब्लिक कमेटीज हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो लगभग काफी कमेटीज का कार्यकाल 1 साल का ही होता है। अगर किसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना हो या फिर कुछ और हो तो वो फिर वो उस टाइम पे उनको बताया जाता है। अदरवाइज जनरली 1 साल का ही कार्यकाल इनका होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वाज मेड इन। तो भी सबसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इस ग्राउंड पे इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी? 1975 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द। तो भाई जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं इनको कौन हटा सकता है? तो इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स भी हैं तो इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति जो इनको नियुक्त कौन करता है? गवर्नर नियुक्त करता है। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, बट जो इनको अगर हटाना हो, रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये दोनों में ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं एग्जाम टाइम में और वहां पे आपको जो है गलत ना हो, तो इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज। तो भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके आगे देखिए क्या है? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय द होम मिनिस्टर और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंटमेंट कौन देता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 324 में प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक जो है सेंटर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं, आपको पता होगा। और अब जो है एट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है। तो इसको आप करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो डेली आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जो एक बार क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ वो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आप खुद भी थोड़ी चीजें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखें पेन प्लस नोटबुक लेकर बैठें। कई बार मैं कुछ चीजें आपको नोट डाउन करने के लिए कहता हूं तो वो नोट डाउन जरूर करें। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो। बिना प्रैक्टिस के तो आप फिर ये है कि हाँ आपने खाना खा लिया लेकिन पानी नहीं पिया, ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई तो कर ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर कंप्लीशन नहीं होगा। द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लाइज द स्टेट हैज। तो भाई जो पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्पेशल स्टेटस था उसके अकॉर्डिंग उसके पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग संविधान था। लेकिन अभी ये जो जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल और 35A ये दोनों रिपील कर दिए गए, दोनों आर्टिकल हटा दिए गए। तो अब जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है किसी स्टेट का। अब जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब ये बताइए कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना? क्योंकि बहुत टाइम तक क्या क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में कि तेलंगाना राज्य कब बना है, तेलंगाना राज्य कब बना है। अब क्या आएगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना और इनका जो हेड कौन है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो ये यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा याद कर लेना। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट लेक्चर्स को देख रहे हैं, ताकि वो भी हमारे नोट डाउन में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब ये मिलान करना है, एक साइड इस तरह से 1 2 3 4 दिया हुआ, दूसरी साइड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो 10वां शेड्यूल 10th शेड्यूल आपको पता है किससे रिलेटेड है? प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो दल बदल से संबंधित जो कानून है वो 10वें शेड्यूल में दिया गया है, तो पहला सही मैच है। एट्थ शेड्यूल हमें पता है कि यूनियन लैंग्वेजेस के बारे में जो है 8वें शेड्यूल में यूनियन एंड लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। 7वें शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है? यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना, ये एक सीरीज चल रही है। आज हम 141 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पुराने लेक्चर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर देख लेना। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको कंप्लीट रिविजन करवा देगा ये लेक्चर सीरीज। फोर्थ शेड्यूल किससे संबंधित है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ये चारों ही जो है बिल्कुल सही मैच किए गए, जिसका कोड क्या हो जाएगा?
कोड ए, जो इसका ए आंसर जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप याद रख लेना, दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो आप छोड़ के ना आओ। ठीक, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है, स्टडी मास्टर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इसको डाउनलोड करने का, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। According to the constitutional 91st amendment of 2003, the total number of ministers including prime minister in the council of ministers shall not exceed। तो प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, काफी क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन किए होते तो आप इसका आज सोल्यूशन आराम से कर पाते हैं। जिन्होंने देखा उनको पता है कि 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर 15% जो उसके टोटल मेंबर्स हैं उसकी 15% स्ट्रेंथ है, जो क्या हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इस 15% के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, as per 2003 constitutional 91st amendment, the total number of minister including the chief minister in the council of minister in the state shall not exceed। तो इसका भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कितने हो सकते हैं, 15% से जो है टोटल का, इससे ज्यादा जो है मिनिस्टर नहीं होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल और टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज टू द 22 बाय द। तो भाई जब 8वें शेड्यूल के अंदर स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 14 ही भाषाएं थी, उसके बाद अब कितनी हो चुकी है, अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नंबर 22 हो गया है, तो 92nd अमेंडमेंट ऑफ दिसंबर 2003। तो भाई 92nd अमेंडमेंट के अंदर हुआ है। अब 92nd अमेंडमेंट के अंदर कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो भाई टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, ये 4 जोड़ी गई थी। इससे पहले 2 अमेंडमेंट और हुई हैं, मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। हालांकि मैं करवा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है वो फिर कहेगा कि सर एक चीज बार बार बता रहे हैं। तो आप लोग क्या किया करो, पीछे वाली चीजों को भी रिवाइज कर लिया करो, ताकि इससे आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है, ये याद कर लेना। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, जिनको नहीं पता वो पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। The strength of the Constituent Assembly after the withdrawal of the Muslim League was reduced to। तो भाई जब मुस्लिम लीग ने अपनी जो है वापस ले लिया था, विड्रा कर गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है स्ट्रेंथ क्या रह गई थी, 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स रह गई थी। और अगर मुस्लिम लीग के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ क्या थी, 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने विड्रा किया तो 299 मेंबर्स रह गए थे। Who of the following is regarded as the architect of the Indian Constitution? सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि भाई भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्ट कौन था। Into how many parts has Indian Constitution has been divided? तो भाई भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो टोटल 22 भागों में जो इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। भाई जब आप लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भाई अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये बनाया भी हम नहीं है, हम भारत के लोग, पावर कहाँ से मिल रही है, भारत के लोगों से ही मिल रही है। इसको बनाया भी हम लोगों ने और लागू भी हम खुद पे कर रहे हैं। ये तो इसका क्या है, ए इसका आंसर है। आप इसको याद करना, अगर आपने जो है प्रियम्बल की लैंग्वेज पढ़ी है तो फिर आपको इसका आंसर पता होगा, अदरवाइज तो फिर आप इसको शायद करें ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। In which case did the Supreme Court give a ruling that the preamble was a part of the Constitution? तो किस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है? तो केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी पूछा जाता है 1973। मैं बहुत बार आपको ये चीजें करवा चुका हूं, तो आई होप अब तक तो आपको याद हो चुकी होंगी। द 2 persons who played a vital role in the integration of princely states were। तो भाई जो कोई 2 पर्सन कौन कौन से हैं जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो एक है सरदार पटेल और दूसरे हैं वीपी मेनन।
तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और स्टडी मास्टर आपकी प्रैक्टिस के लिए हमेशा वचनबद्ध है। टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स मिलते रहते हैं, बस कंडीशन ये है कि आप लोग देखा करो वीडियोस को। आप लोग देखते नहीं हो वीडियोस को, वीडियो देखो, कमेंट करो, हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which one of the following has been removed from the list of original fundamental rights? तो वे फंडामेंटल राइट्स में से ओरिजिनली कौन सा आर्टिकल रिमूव कर दिया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये 300A के तहत क्या बन गया है? अब ये एक लीगल राइट बन गया है। फंडामेंटल राइट पहले था, लेकिन अब ये एक लीगल राइट बन चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये 300A के तहत अमेंडमेंट कब हुई थी? तो वही 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत ये चेंजेस किए गए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो बताइए बच्चों कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट कैन इशू। तो भाई अगर फंडामेंटल राइट किसी का हैम्पर हो रहा है, किसी के फंडामेंटल के राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो सीधा क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो उसके लिए जो कोर्ट है वो क्या जारी कर सकता है? उसके लिए कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि रिट कितने प्रकार की होती है? तो स्टूडेंट्स रिट 5 प्रकार की होती है जो जनरली पूछ ली जाती है। कौन कौन से प्रकार हैं? हैबियस कर्पस, दूसरी है मैंडामस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सेरिटरी, और पांचवी है क्योवरंटो। अब आप में से काफी बच्चों को पता होगा कि ये पांचों में क्या क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता। बताने को मैं सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर में बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको ये पांचों पढ़नी है, और लेक्चर्स में ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके हमारे फ्री लेक्चर की लिस्ट में देख लीजिए, वहां पर ये सारी चीजें आपको करवाई हुई मिल जाएंगी। A writ of probation is issued by a superior court. A writ of probation is issued by a superior court. तो भाई जो प्रोबेशन है, यहाँ पे मैंने बताया ना प्रोबेशन ये रिट है, तो जब ये सुपीरियर कोर्ट जारी करता है तो किसके खिलाफ जारी करता है और क्यों जारी करता है? टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट है तो इंफीरियर कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा। और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि जो सही संविधान के तहत जो प्रोसीडिंग बनती है वो की जाए, या फिर अपनी ड्यूटी जो है टाइम टू टाइम कोर्ट को निभानी चाहिए, ये प्रोविजन के अंदर बताया जाता है, ताकि जो जो इंफीरियर कोर्ट है वो गलत डिसीजन ना दे दे इसलिए ये किया जाता है। स्टूडेंट एक और इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, कि जो आप लोग HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, तो भाई CET के लिए मिनी जीके बुक लॉन्च की गई है। मिनी जीके बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको सारे जो है एक्सपेक्ट्स आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेक्ट कवर करवा दिए गए हैं उस बुक के अंदर। तो अभी उसमें सेल चल रही है, 50% ऑफ की आपको वो बुक मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को लिंक ना मिले तो आप हमें 9896160956 पर जो है मैसेज करके सीईटी के बुक के बारे में, या फिर सीईटी की टेस्ट सीरीज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो आप इससे जो है कलेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर जो लिंक होंगे इंपॉर्टेंट वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ही होंगे, आप चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अंडर द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A, under the fundamental rights 21A, the state is expect to provide free and compulsory education to all children up to the age of। तो भाई 21A के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान स्टेट करती है। अब आर्टिकल ये जो है 21A कब जोड़ा गया? तो भाई 86वीं संविधान संशोधन के तहत, 2002 के तहत। सॉरी, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है 11वीं की 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ये पेरेंट्स का काम है या फिर गार्डियन का काम है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो आप लोग ये याद जरूर रख लेना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 21A जोड़ा गया और इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी जोड़ी गई, ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये फर्ज है। और जो है गार्डियन और पेरेंट्स का फर्ज क्या होता है कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रेसिडेंट विशेस टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज रिमूवल टर्म ही हैज टू एड्रेस द सेम। भाई अगर प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो किसको दे सकता है अपना टेन्योर पूरा होने से पहले? टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो ये अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकता है, और प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए नेशनल इमरजेंसी रिमेन्स इन ऑपरेशन विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर। तो भी जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए नेशनल इमरजेंसी रिमेन इन ऑपरेशन विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकती है? ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए जो यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन में रह सकती है। हाउ मेनी टाइम हैज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार? तो भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। आपको पता है प्रेसिडेंट 3 तरह की इमरजेंसी लगा सकता है, 352, 356 और 360। आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, तो राइट आंसर क्या है? डी। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन। तो भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, सॉरी, प्रेसिडेंट मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल नहीं, इमरजेंसी लगाई गई थी। प्रेसिडेंट रूल 356 में होता है। तो ये कब लगाई गई थी सबसे पहले? तो 1962 के अंदर। राइट आंसर क्या है? 1962 में। सबसे पहले इमरजेंसी 1962 में लगी, याद रखना। और इंटरनल एग्रेशन पे कब लगी थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस से 1975। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो दोनों में डाउट या कंफ्यूजन मत रखना कि 1975 है या 1962 है। तो सबसे पहले इमरजेंसी 1962 में लगाई गई, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस पे किस में लगाई गई थी? 1975 पे। Which one of the following emergencies can be declared by the president only on receipt in writing of the decision of union cabinet? तो भाई जो यूनियन कैबिनेट है जब राइटिंग में देती है तो कौन कौन सी इमरजेंसीज जो है प्रेसिडेंट लगा सकता है? इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, जिसको कि आर्टिकल 352 के तहत माना जा सकता है। इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, आर्टिकल 356। और इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयरफॉर देयरऑफ, तो आर्टिकल 360। तो भाई ये तीनों तरह की इमरजेंसी ही जो हमारा प्रेसिडेंट लगा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती हैं। ऑल ऑफ द अबव इमरजेंसी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो भाई 98वां 98th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भारतीय संविधान में ऐड किया गया, शामिल किया गया। ये हुई कब थी? ये 2003 के अंदर हुई है, 2003 में। और ये हमारे कुछ पॉलिटी के 160 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये 160 क्वेश्चन है। आज हमारा 6th लेक्चर था। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, पुराने 5 लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर लिंक ना मिले तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, आपको लिंक सारे मिल जाएंगे। फिर भी किसी को डाउट रह जाए तो भाई 9896160956 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम जियोग्राफी का करेंगे। और किसी को अगर क्वेश्चन बैंक लेना है, ये जो पूरा है इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस, ये सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। धन्यवाद। डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।